जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद का ये जो है से कि आज से हम लोग यूँ कहें कि ये रिवीजन नोट्स है और रिवीजन नोट्स के टैब पर आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रवाद आधुनिक युग की राजनीतिक चेतना का परिणाम है जो एक विशेष से भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में क्या होता है वर्णित करने का हम लोग सामाजिक परिवेश में ध्यान रखिएगा विकसित होती है। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। कहाँ से होती है? फ्रांस से। राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व, राष्ट्रवाद के विकास में कुछ सहायक तत्व हैं और सहायक तत्व में जैसे सबसे पहला है पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ, उसके बाद में दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, तीसरा है नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं प्रशासनिक व्यवस्था, चौथा है मध्यम वर्ग का उदय, है ना, मध्यम वर्ग का उदय, और पांचवा जो है वो है तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश, और छठा जो है मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति। ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कराए कि राष्ट्रवादी चेतना का परिणाम में, राष्ट्रवादी के चेतना के परिणाम में देखिए क्रांति 1830 की जुलाई क्रांति, है ना, 1830 की जुलाई क्रांति में कारण इसका क्या हुआ कि मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति, है ना, मेटरनी की प्रतिक्रियावादी जो नीति है, ध्यान रखिएगा, ये जो मेटरनी की जो प्रतिक्रियावादी नीति है, ध्यान रखना, आप लोग सभी को देखने का प्रयास करेंगे, है ना। और मैं चाहूँगा कि आप सभी अच्छे तरीके से मेहनत करते रहें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। जब तक आप मेहनत करते रहेंगे हमको, आपको, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। तो 1830 की क्रांति में देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि 1830 की जुलाई क्रांति के कारण मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति, चार्ल्स दसम एवं पोलग्निक निरंकुश, है ना, ये सभी था। और परिणाम इसका देखिए लुई फिलिप शासक बना और चार्ल्स दसम इंग्लैंड पलायन किया। उदारवादी एवं, ध्यान रखना, उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, मेटरनिक व्यवस्था की चुनौती, ये सभी प्रकार की चुनौतियां इन लोगों के सामने आते गया। तो 1830 की जुलाई क्रांति में क्या हुआ कि लुई फिलिप शासक बना और चार्ल्स दसम इंग्लैंड क्या कर गया? पलायन कर गया। फिर 1848 की क्रांति होती है और लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति, है ना, असफल वैदेशिक भुखमरी एवं बेरोजगारी, पुरातन व्यवस्था का अंत एवं द्वितीय गणराज्य की स्थापना, नेपोलियन थर्ड फ्रांस का सम्राट बना। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया फिर क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। इटली का एकीकरण का बाधक तत्व था विषम भौगोलिक परिस्थिति, पड़ोसी देशों का हस्तक्षेप, ध्यान रखिएगा, पड़ोसी देशों का क्या होने लगा? हस्तक्षेप होने लगा, जिसमें ऑस्ट्रिया और फ्रांस शामिल था। पोप के प्रभाव था। एकीकरण के महत्व, ध्यान रखना, एकीकरण के महत्व, एकीकरण के महत्व क्या कहता है से ध्यान रखना, सभी लोग ध्यान दीजिए। एकीकरण के महत्व, तो एकीकरण के सहायक तत्व जो है वो है राष्ट्रवादी, ध्यान रखिए, राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव, फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव, उसके बाद नेपोलियन का सैन्य अभियान, है ना, उसके बाद मेटरनी की प्रतिक्रियावादी सोच एवं नागरिक आंदोलन, है ना, और मेजनी कॉनकाबुर और गैरीवाल्डी का योगदान। नेक्स्ट करा एकीकरण की प्रक्रिया, मेजनी का योगदान, यंग इटली 1831 में की स्थापना, यंग यूरोप 1834 की स्थापना। तो मेजनी के द्वारा यंग इटली की स्थापना कब किया गया? तो 1831 में किया गया, और यंग यूरोप की स्थापना 1834 में की गई। और 1848 की क्रांति के बाद पुनः वापसी व जनवादी आंदोलन की शुरुआत। 1848 द्वारा सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक अल्बर्ट की पराजय के बाद पुनः पलायन। ये रिवीजन नोट्स है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। कॉनकाबुर विक्टर इमैनुएल को क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। 1853 से 1854 के क्रीमिया युद्ध में फ्रांस का कूटनीति रूप से सहयोग, नीस और सेवाई को नेपोलियन थर्ड को देने का वादा किया।
फिर उसके बाद में कह रहा है मेरे भाई कि 1859 से 60 में लोम्बार्डी पर अधिकार, लेकिन फ्रांस के विरोध के कारण वेनेशिया ऑस्ट्रिया के ही कब्जे में रह गया। 1860 से 61 में परमा मोडेना टस्कनी पर अधिकार कॉन्ट काबूर ने, ध्यान रखिएगा, कॉन्ट काबूर ने 1861 में परमा मोडेना टस्कनी पर अधिकार किया। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है गैरीबाल्डी। हम लोग अभी देखा मेजनी, मेजनी के बाद में देखा अभी हम लोग मेजनी के बाद हम लोग अभी कॉन्ट काबूर को देखा, मेजनी, कॉन्ट काबूर, और कॉन्ट काबूर के बाद में अब हम लोग देखते हैं गैरीबाल्डी। तो गैरीबाल्डी देखिए यहाँ पे गैरीबाल्डी है। गैरीबाल्डी में कहा जाता है, गैरीबाल्डी के बारे में कहा जाता है कि गैरीबाल्डी जो थे वो एक क्या थे, ध्यान रखिए, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक और मेजनी के विचारों का समर्थक, आगे चलकर, ध्यान रखिए, ये आगे चलकर काबूर के प्रभाव में संवैधानिक राजतंत्र का पजदर बना, सिसिली और नेपल्स पर अधिकार किया और विक्टर इमैनुएल द्वितीय का प्रतिनिधि शासक बना। 1862 में रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन काबूर से मुलाकात के बाद योजना का परित्याग, इटली के दक्षिण क्षेत्र के शासक बनने का प्रस्ताव खारिज किया एवं अपनी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान का जीवन व्यतीत किया। एकीकरण का अंतिम चरण है मेरे बाबू कि 1862 में काबूर की मृत्यु के बाद, तो याद रखिएगा एक और क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि कॉन्ट काबूर की मृत्यु कब होती है, तो 1862 में। कब होती है? 1862 में कॉन्ट काबूर का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो कॉन्ट काबूर, ध्यान रखिएगा, नीस और सेवाय को नेपोलियन को देने का वादा किया था। और कॉन्ट काबूर की मृत्यु कब होती है, तो 1862 में। ठीक है, 1862 में काबूर की मृत्यु के बाद रोम और वेनेशिया पर विक्टर इमैनुएल ने स्वयं अधिकार किया। 1800 तो कॉन्ट काबूर ने विक्टर इमैनुएल को किस पद पे बैठाया था? प्रधानमंत्री के पद पे। 70-71 के फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध से उपजी अनुकूल परिस्थिति के कारण पोप वेटिकन सिटी के राजमहल में सिमट गया और संपूर्ण रोम पर इटली का क्या हो गया, अधिकार हो गया। इस तरह इटली का एकीकरण लगभग क्या हुआ, पूरा हुआ। अब देखो जर्मनी का एकीकरण, तो एकीकरण का बाधक तत्व भौगोलिक रूप से लगभग 300 इकाइयों में विभाजित उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्टेंट एवं दक्षिण जर्मनी कैथोलिक बहुल्य। तो जर्मनी का जो उत्तरी जर्मनी था वो प्रोटेस्टेंट लोग रहते थे और दक्षिण में, है ना, उत्तर में जो रहता था बबुआ, ध्यान रखना यहाँ पे आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये उत्तर जो है ना वो उत्तर, ये सॉरी दक्षिण, और उसके बाद में ये उत्तरी भाग में प्रोटेस्टेंट और दक्षिणी भाग में कैथोलिक बहुल्य, मतलब जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होती है। राष्ट्रवाद की प्रारंभिक भावना क्या है? राष्ट्रवाद के प्रारंभिक भावना का अभाव। चलिए, तो राष्ट्रवाद की प्रारंभिक भावना का अभाव आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं एकीकरण में सहायक तत्व। तो एकीकरण में सहायक तत्व में पहला है नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं राइन राज्य संघ की क्या है, स्थापना। उसके बाद में दूसरा नंबर टॉपिक है बुद्धिजीवियों यथा हिगेल, कांट, हम्बोल्ट आदि की राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। उसके बाद में है शिक्षक छात्र संगठन, है ना, ब्रूसन, सैफर्ट, मेटरनिक का दमनकारी कानून, कार्लसवाद एवं व्यापारियों की संस्था जालवेरिन का योगदान। उसके बाद में अगला टॉपिक है बबुआ कि विलियम एवं बिस्मार्क का आविर्भाव। विलियम एवं बिस्मार्क का क्या हो रहा है, आविर्भाव हो रहा है। और हम लोग नेक्स्ट अगला देखने का प्रयास करते हैं कि अगला कह रहा है बिस्मार्क एवं जर्मनी का एकीकरण। बिस्मार्क एवं जर्मनी का एकीकरण, ध्यान रखिएगा, ये बिस्मार्क एवं जर्मनी का। जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधि एवं निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। उसके बाद में सैन्य शक्ति के महत्व को समझते हुए लौह एवं रक्त नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, 1864 में ऑस्ट्रिया
के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित किया। ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित करने का काम कौन किया था? तो बिस्मार्क किया था। कौन किया था? ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये बिस्मार्क। कौन किया था बेटा? ये बिस्मार्क किया था। कब किया था? तो 1864 में। कब किया था? 1864 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला पेज में हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में कह रहा है कि स्लेस्विग है ना, स्लेस्विग पर स्लेस्विग पर जर्मन अधिकार एवं जर्मन बाहुल्य होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व माना। यह उसकी कूटनीतिक चाल रही। होल्स्टीन की जर्मन आबादी को भड़काकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का माहौल का निर्माण किया। फिर उसके बाद में 1866 के सेडोवा युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय। तो सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में। ऑस्ट्रिया की पराजय था। प्रसा से ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व समाप्त। दक्षिण जर्मन राज्य में हस्तक्षेप एवं स्पेन की राजगद्दी के सवाल पर फ्रांस से युद्ध के माहौल का निर्माण। उसके बाद में कह रहा है मेरे भाई कि नेपोलियन द्वारा 19 जून 1870 को प्रसा पर आक्रमण, लेकिन सेडोन के युद्ध में फ्रांस की पराजय। फिर उसके बाद में 18 मई 1871 को फ्रांस के साथ फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जर्मनी के एकीकरण का कार्य क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। तो जर्मनी का एकीकरण पूर्ण रूपेण से कब होता है? तो 18 मई 1871 को। 18 मई 1871 को। कुछ अन्य देश भी इसमें शामिल थे, जिसमें जो देश शामिल थे उस देश का नाम है, जैसे यहाँ पे जो हम अन्य देश जो रहा उन सभी देशों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा बेटा कि उसमें अन्य देशों के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल जो रहा उसमें यूनान तुर्की प्रभुत्व के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना के उदय एवं इंग्लैंड, फ्रांस एवं रूस के सहयोग से 1832 में यूनान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय और एड्रियानोपल की संधि कब? 1829 में। तो हंगरी कराए कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव के विरुद्ध कोसूत और फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारियों द्वारा लोकतांत्रिक आंदोलन 1846 को ऑस्ट्रिया की सरकार द्वारा हंगरी में स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग स्वीकार। प्रतिनिधि सभा का राजधानी बुडापेस्ट में प्रतिवर्ष सम्मेलन को मान्यता की राष्ट्रीय अस्मिता को महत्व। उसके बाद में है पोलैंड में राष्ट्रवादी आंदोलन को रूस के द्वारा दमन कर दिया गया। उसके बाद में बोहेमिया ध्यान रखिएगा, बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन को ऑस्ट्रिया के द्वारा दमन कर दिया गया। ये था आप लोग का रिवीजन नोट्स, है ना। और रिवीजन नोट्स में आप लोगों को मैंने बताने का काम किया, आप लोगों ने सही तरीके से देखने का काम किया। यहाँ से आप लोग देख लीजिए फिर से कि किस तरीके से आपको मैं एकदम बारीकी से अध्ययन कराने का प्रयास किया। ये है ना यूरोप में राष्ट्रवाद को राष्ट्रवाद के विकास। उसके बाद में 1830 की जुलाई क्रांति का परिणाम बताया, कारण बतलाया, है ना। उसके बाद में 1848 की क्रांति परिणाम, है ना। उसके बाद में इटली के एकीकरण में जो कुछ बाधा था वो बताया कि विषम भौगोलिक परिस्थिति, ये तमाम तरीके की बातें अब मैं आप लोगों को इसके बाद हम जैसे कि आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के बीच में मैं ला करके प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को शुक्रिया। जय हिंद।